स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द एसआईआर के पर्सपेक्टिव से है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा वोटर लिस्ट का जो ट्रांसपेरेंसी है या ऑथेंटिकेशन है उसके रिगार्डिंग में एसआईआर के ड्राइव को कंडक्ट किया गया कुछ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के वहाँ पे। एसआईआर ड्राइव का जब डाटा वर्क है वो कंप्लीट होता है तो उसके बाद में इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो ड्राफ्ट लिस्ट है उसको रिलीज किया जाता है, जिससे कि किसी वोटर का अगर नेम को इंक्लूड नहीं किया गया या किसी अदर तरीके का वहाँ पे मिस्टेक है वोटिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग में, तो अपनी कंप्लेंट को वो यहाँ पे रेज कर सके और उसके लेटर फेज में फिर आपको फाइनल लिस्ट है उसका पब्लिकेशन है वो देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स कुछ स्टेट्स के वहाँ पे मास लेवल के ऊपर जो वोटर्स हैं उनका एक्सक्लूजन हुआ है। 97 लाख वोटर्स हैं तमिलनाडु के वहाँ पे, और गुजरात के वहाँ पे 74 लाख वोटर्स हैं जिनका नेम है ड्राफ्ट लिस्ट के अंदर नहीं है। तो स्टूडेंट्स क्या ऐसे बेसिक रीजंस वो हुआ करते हैं जिसकी वजह से लोगों का जो नेम है उसको नहीं इंक्लूड किया गया। अब देखिए कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर में एसआईआर का जो ड्राइव है उसको कंडक्ट किया करते हैं बीएलओज। हर एक बूथ का एक ऑफिसर हुआ करता है जो मैक्सिमम टाइम आपको किसी भी नियर बाई जो गवर्नमेंट स्कूल है उसके जो टीचर्स हैं उनको एज ए बीएलओज के रूप से डेजिग्नेट है वो कर दिया जाता है। तो इसके रिगार्डिंग में भी क्वेश्चंस रेज हुआ करते हैं कि जो टीचर है वो इलेक्शन का ड्यूटी के ऊपर में है, यहाँ पे बीएलओ के रूप से अपना जो ड्यूटी है उसको परफॉर्म किया गया है, तो किस तरीके से ये हमारी गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर में एजुकेशन है उसको इम्पैक्ट क्या करता है। कुछ दिनों पहले कुछ आर्टिकल्स हैं वो पब्लिश हुए थे इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में भी, द हिंदू के अंदर भी एक आर्टिकल है वो पब्लिश हुआ था जिसके अंदर इसी पर्सपेक्टिव से जो डिस्कशन है वो किया गया कि कैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का यहाँ पे इलेक्शन ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है मेन जो वर्क है उसको इम्पैक्ट कैसे करता है। बीएलओ जब आप देखिए किसी ड्राइव को कंडक्ट किया करते हैं तो उस दौरान में उनके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अवेलेबल ना करवाना वोटर के द्वारा, उस एरिया से वोटर का एब्सेंट होना, किसी अदर एरिया के लिए माइग्रेशन को कैरी आउट करना, तो एब्सेंट होना एक मेजर रीजन यहाँ पे इमर्ज हुआ है। माइग्रेशन करना विद इन द स्टेट के अंदर में या अदर स्टेट के वहाँ पे या आउटसाइड कंट्री भी माइग्रेशन हुआ हो बेटर लाइवलीहुड या बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी के से। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे भी वोटर्स हुआ करते हैं जिनका डेथ है वो हो जाता है और कंटिन्यूस जो वोटिंग लिस्ट के अंदर नेम है वो आपको मिलेगा। तो आप देखिए उनके नेम है वो भी यहाँ पे रिमूव है वो किए गए हैं इलेक्शन कमीशन के। कल के ही न्यूज़पेपर डिस्कशन में हमने रीड किया था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन है वो इशू किए गए हैं इसी ड्राइव के पर्सपेक्टिव से कि एवरी स्टेट को आपको वन साइज फिट ऑल का जो पॉलिसी है उसके रूप से कंसिडर है वो नहीं करना चाहिए। आपको एवरी स्टेट का जो ग्रास रूट लेवल का जो ग्राउंड रियलिटी है उनको कंसिडर करते हुए यहाँ पे ड्राइव है उसको कंडक्ट है वो किया जाए। अब क्यों यहाँ पे इस तरीके का डायरेक्शन इशू किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब देखिए कि सपोज कीजिए एक गोवा स्टेट है और एक जो स्टेट है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का जो पॉपुलेशन साइज है वो डिफरेंट है गोवा के कंपैरिजन के अंदर में, और बोथ स्टेट को एक ही टाइमलाइन यहाँ पे डिसाइड करना इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो आप देखिए कि ग्राउंड रियलिटीज हैं उनको कंसीडर करते हुए डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से जो टाइमलाइन है डिफरेंट वे के अंदर में जो एसआईआर ड्राइव है उसको कंडक्ट है वो करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। इस न्यूज़ के रिगार्डिंग में एक और आपको पता होना चाहिए राइट टू वोट के पर्सपेक्टिव से। समय समय पे आप देखिए कि हमारा जो राइट टू वोट का जो स्टेटस है वो चेंज हुआ है, कभी इसको एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के रूप से रिकॉग्नाइज किया जाता है, कभी इसको एज ए स्टेचुटरी राइट के रूप से। 2006 के समय केस आता है कुलदीप नैयर केस जिसके अंदर इसको एज ए स्टेचुटरी राइट के रूप से रिकॉग्नाइज है वो किया गया। स्टैट्यूटरी राइट को फिर आप देखिए कि चेंज कर दिया गया था 2017 के समय राजबाला केस के थ्रू, और यही यूपीएससी ने 2017 या 18 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था, 17 के प्रीलिम्स में पूछा था राइट टू वोट के रिगार्डिंग में। तो जो राजबाला केस आता है उसके बाद में आप देखिए कि स्टेटस है वो चेंज होता है एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का स्टेटस होता है। 2023 के समय फिर अनूप बरनवाल केस आया था जो कि इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट के बारे में था। अनूप बरनवाल केस है जो कि इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट के बारे में था, तो जिसके अंदर में हमारा जो कुलदीप नैयर जो हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट हुआ करते थे उनका जो केस है उसी का स्टेटस को यहाँ पे फिर से इंटैक्ट किया गया, फिर से यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया कि राइट टू वोट है वो आपका एज ए स्टेचुटरी राइट है।
तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। काफ़ी बार हमने इलेक्टोरल रोल के बारे में इन सब इंफॉर्मेशंस के बारे में यहाँ पे रीड हैं वो कर चुके हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से है। बांग्लादेश के वहाँ पे सोशल अनरेस्ट का सिचुएशन है। 2024 के समय स्टूडेंट्स वो मूवमेंट करते हैं और वहाँ पे जो इलेक्टेड पॉलिटिकल लीडर हैं उनको पावर से रिमूव है वो किया जाता है। पावर से रिमूवल के बाद में आप देखिए कि जिन स्टूडेंट्स ने मूवमेंट किया था उन्हीं के एक लीडर हैं जिनका भी इलेक्शन कैंपेन के दौरान में डेथ है वो हुआ है। तो डेथ होने के बाद में बांग्लादेश में सोशल अनरेस्ट कंटिन्यूअस है। वहाँ पे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसको टारगेट किया जाता है। कंटिन्यूअस माइनॉरिटी कम्युनिटी के अगेंस्ट में वायलेंस है, उनके अगेंस्ट में जो मॉब लिंचिंग है उसके इंसिडेंट आपको मिलेंगे। जो इंटरिम गवर्नमेंट वहाँ पे पावर के अंदर में है, नोबल आप देखिए कि नोबल अवार्ड उन पर्सन को मिल चुका है, मोहम्मद यूनिस। जब से वो पावर के अंदर में आई हैं उनके द्वारा किसी भी तरीके से ऐसा कोशिश है वो नहीं किया गया कि बांग्लादेश का जो सोशल डिवाइड है उसको रिड्यूस किया जाए और जो माइनॉरिटी सेक्शन है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए, उनके जो राइट्स है उनको इंश्योर है वो किया जाए। कंटिन्यूस आपको आप देखिए कि विद इन द पब्लिक इस तरीके से मॉब लिंचिंग है वो मिलेगा जिसको रिकॉर्ड किया जाता है। वो शो करता है कि लॉ एनफोर्समेंट है उसका वहाँ पे कम्प्लीटली नेग्लिजियंस है। क्या स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम बांग्लादेश के अंदर में ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ। अब देखिए कि जब बांग्लादेश क्रिएट भी नहीं हुआ था 1960s के समय में, तो उस दौरान में भी आपको माइनॉरिटी कम्युनिटी के अगेंस्ट में जो वायलेंस है वो मिलता है, जिसके बारे में हम रीड करते हैं। चकमाज चकमाज एक कम्युनिटी है, चकमा एंड हजोंग्स, चकमाज एंड हजोंग्स। ये 1960s के समय इंडिया के लिए माइग्रेशन करते हैं। एक तो वहाँ पे डैम का कंस्ट्रक्शन हुआ था और कंटिन्यूस इनके अगेंस्ट में वायलेंस था। अब ये प्रेजेंटली म्यांमार के वहाँ पे कम्युनिटी है वो रहा करती है। 2017 के समय सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद में इनको जो सिटीजनशिप का जो राइट है वो भी दे दिया गया। चकमाज जो हैं वो बुद्धिस्ट हुआ करते हैं, अजोंग्स जो हैं वो हिंदूज हुआ करते हैं। याद रखने का तरीका क्या है, आप यहाँ से एच जो है हिंदुइज्म के अंदर भी हम एच को यूज किया करते हैं, तो एच से एच को आप कनेक्ट कर सकते हो। चकमाज को आप याद रख सकते हो कि अदर जो पर्सन है वो बुद्धिस्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये जो स्टूडेंट लीडर का जो डेथ के बाद में यहाँ पे ऐसा अनरेस्ट हुआ जिसमें न्यूज़पेपर्स को भी टारगेट किया गया है। उन न्यूज़पेपर्स को इंडिया के एजेंट के रूप से बताया गया। इंडियन जो वहाँ पे डिप्लोमेटिक प्लेसेज हैं उनको भी टारगेट किया गया। वहाँ पे भी आप देखिए कि वायलेंस देखने के लिए मिला है। तो ऐसा जो सिचुएशन है कंटिन्यूअस इंडिया का और बांग्लादेश की जो रिलेशंस हैं वो हिस्टोरिकल रिलेशन है। अभी आप देखिए कि इंडिया कंप्लीटली इंडिया के ही डोमेन के अंदर में ये सभी एरियाज हैं वो हुआ करते थे। पार्टीशन के बाद में इसको जो ईस्टर्न पाकिस्तान है वो डेजिग्नेट किया जाता है और बाद में इसका जो लिबरेशन वॉर है 1971 का, उसके अंदर भी हमारे जो सोल्जर्स हैं उनका इम्पोर्टेंट रोल है वो रहा है, क्योंकि उस दौरान में इंडिया का ही जब आप देखिए कि एक्शंस की वजह से बांग्लादेश का जो लिबरेशन है वो कैरी आउट हुआ था। एग्जाम की रिगार्डिंग में आप बांग्लादेश का इंडिया के साथ में जो बॉर्डर एरिया है उसके बारे में पता होना चाहिए। 4096 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर एरिया है। कुछ बॉर्डर ऐसा है जो अभी तक फेंसिंग नहीं हुआ है, वहाँ पे मैक्सिमम बॉर्डर एरिया को जो फिजिकल वे के अंदर में आप देखिए कि बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए जो फेंसिंग है वो कर दिया गया है। कौन कौन से हमारे स्टेट हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं, वेस्ट बंगाल इसमें 2000 के आसपास बॉर्डर है वो शेयर करता है। फिर आप देखिए कि यहाँ पे आसाम है, आसाम है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। आसाम के बाद में मेघालय है, आसाम के बाद में मेघालय है, मेघालय के बाद में त्रिपुरा है, मेघालय के बाद में त्रिपुरा है और आप देखिए कि मिजोरम है। इंडिया और बांग्लादेश के वहाँ पे आप देखिए कि वाटर भी शेयर हुआ करता है, सिविलाइजेशन का जो वैल्यूज हैं वो भी शेयर हुआ करती हैं। दोनों ही कंट्रीज ने जिस तरीके से जो डिफरेंसेज हैं उनको उनको रिड्यूस करते हुए ट्रेड को बूस्ट किया था पिछले कुछ ईयर्स के अंदर में, अब समय के साथ में ये सोशल अनरेस्ट यहाँ पे रिड्यूस हो और फिर से जो रिलेशन है वो रिवाइवल हो। क्योंकि बोथ कंट्रीज आप देखिए कि कुछ एरियाज के अंदर में तो कॉमन आपको शेयर्ड हेरिटेज शेयर्ड कल्चर है उसका प्रेजेंस है वो मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे जो अग्निवीर का जो सेक्शन से जो पर्सन बिलोंग किया करते हैं उनको सीएपीएफ के अंदर में जो कोटा उनका जो कोटा सिस्टम है उसको यहाँ पे इंक्रीज किया गया है। 50% उनका जो रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पे कैरी आउट होगा इन फोर्सेज के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए आईएमडी के द्वारा हमारा जो कैपिटल एरिया है वहाँ पे
एयर क्वालिटी को शो किया गया है। तो एक एयर क्वालिटी के बारे में तो हम कंटिन्यूअस रीड कर रहे हैं कि एयर क्वालिटी में डिक्लाइन है, वहाँ पे सीवियर कंडीशन है हमारे कैपिटल सिटी के अंदर में, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में। क्या मेजर रीजन यहाँ पे रोल प्ले कर सकता है? एक तो आप देखिए कि जो मैक्सिमम सिटीज हुआ करती हैं, कोई सिटी है जो कि कोस्टल एरिया के वहाँ पे सिचुएटेड है, तो आप देखिए कि उसको जो सी एरिया से जो फ्रेश एयर है वो मिला करती है। फिर आप देखिए कि कोई जो सिटी है जो कि हाई एल्टीट्यूड हिली एरिया के अंदर में सिचुएटेड है, तो उसको एल्टीट्यूड हाई होने की वजह से वहाँ पे जो फ्रेशनेस है, एयर का फ्रेशनेस वो कंटिन्यूस रहा करती है। फिर दिल्ली जो है वो एक एनवलप काइंड ऑफ सिचुएशन में जो डेवलप है, क्योंकि दिल्ली के नियर बाई सिटीज हैं उनका भी उसी तरीके से डेवलपमेंट हुआ है। हरियाणा का जो गुरुग्राम का एरिया है, फिर आप देखिए कि फरीदाबाद का एरिया है, फरीदाबाद के बाद में गाजियाबाद है जो उत्तर प्रदेश के अंदर में है, नोएडा जो उत्तर प्रदेश में है, हरियाणा का फिर आपको बहादुरगढ़ का एरिया मिलेगा। तो कंप्लीटली जो नियर बाई एरियाज हैं वहाँ पे आप देखिए कि बहादुरगढ़ है एक तरफ, फिर सोनीपत है। तो ये जो नियर बाई एरियाज हैं दिल्ली के, वहाँ पे आपको इस तरीके से जो अदर जो सिटीज हैं, जो सैटेलाइट सिटी आप देखिए कि स्मॉलर सिटी, उनका भी डेवलपमेंट हुआ। तो एक एनवलप काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट होती है। विंटर के समय जो एयर का जो मूवमेंट है वो स्लो हुआ करता है। तो इस एयर क्वालिटी को अगर हमें इम्प्रूव करना है तो यहाँ पे कुछ ऐसे मेजर्स हैं वो लेने होंगे जिससे कि एयर का मूवमेंट है वो इंक्रीज हो, एयर का मूवमेंट इंक्रीज हो, जिससे कि एयर क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो सके। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे आईएमडी के बारे में मेंशन है, तो एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, आपको 4 ऑर्गेनाइजेशन वो दिए गए हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन आपको दिया गया है आईएमडी, अदर ऑर्गेनाइजेशन आपको दिया गया है सर्वे ऑफ इंडिया। अदर ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि मैप हमारा पब्लिश किया करता है। जब भी कोई यूटी क्रिएट होता है, कोई स्टेट क्रिएट होता है, उसके बाद में इंडिया का जो मैप, जिसको जो ऑर्गेनाइजेशन है जो रिलीज करता है, वो सर्वे ऑफ इंडिया हुआ करता है। फिर आप देखिए कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि कोलकाता के वहाँ पे सिचुएटेड है। तो स्टूडेंट्स, इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो फर्स्ट टाइम, जो इन इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस के कंपैरिजन के अंदर में फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश हुआ था? इनमें सबसे पहले जो इस्टेब्लिश हुआ था। तो स्टूडेंट्स, आईएमडी का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कब है? 1875 के समय। किस मिनिस्ट्री के अंडर में वर्क करता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में। सर्वे ऑफ इंडिया है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर में है? अब देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में है। 1767, 10 ईयर आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, 1767 के समय सर्वे ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि 1861 के समय सेटअप होता है। अलेक्जेंडर कनिंगम है जो इसके फाउंडर पर्सन हुआ करते थे। यूपीएससी ने 2019 में ये क्वेश्चन पूछा था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फाउंडर पर्सन है वो कौन थे? तो कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर में है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि 1916 के समय सेटअप होता है कैलकाटा के वहाँ पे, और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है उसके अंडर में है। तो फर्स्ट टाइम जो इनमें से सबसे पहले कौन सेटअप होता है? सर्वे ऑफ इंडिया, 1767। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, हमारे जो कॉलोनियल एरा के समय ही कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सेटअप हो चुके थे। फिर आप देखिए कि फोन टैपिंग के बारे में है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि जो पर्सन ऑलरेडी ट्रांसपेरेंट है, तो फोन टैपिंग के थ्रू उसका क्या इंफॉर्मेशन है उसको यहाँ पे जो कैरी आउट है वो किया जाएगा एजेंसीज के द्वारा। बट फोन टैपिंग है वो आप देखिए कि यहाँ पे परमिशन से उनका रिक्वायरमेंट हुआ करता है। राइट टू प्राइवेसी के रिगार्डिंग में ये चैलेंज हुआ है कि केएस पुट्टास्वामी केस के अंदर में कोर्ट के द्वारा एज ए फंडामेंटल राइट को ऑब्जर्व किया था आर्टिकल 21 के अंडर में, राइट टू प्राइवेसी को। राइट टू प्राइवेसी को आप देखिए कि जो केएस पुट्टास्वामी केस है 2017 का, ये केस आपको पता होना चाहिए। राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, ये आपको पता होना चाहिए। और फोन टैपिंग अगर करना है तो टेलीग्राफ एक्ट है, टेलीग्राफ एक्ट है 1885 का, और इसको अमेंड करते हुए बाद में 2017 के अंदर भी रूल्स आए थे। तो उसके थ्रू बेसिकली परमिशन है उसका रिक्वायरमेंट हुआ करता है कि कोई नेशनल सिक्योरिटी या किसी पब्लिक ऑर्डर के रिगार्डिंग में ऐसा अगर कोई वर्क को करना है तो वहाँ पे परमिशन के थ्रू ही ये वर्क है वो हुआ करते हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस, इसके अंडर में जो केसेज हैं वो रजिस्टर हुआ करते हैं।
समय के साथ में दिल्ली के अंदर में जो बैकलॉग थे उनको क्लियर करने का कोशिश किया गया है। जो नंबर ऑफ रजिस्टर्ड केसेज हैं और जो पुराने केसेज हैं उनको रिजोल्व है वो किया गया अथॉरिटीज के द्वारा। तो ये शो करता है कि हमारा जो अथॉरिटीज हैं वो कमिटेड हैं अपने वर्क के लिए। पॉक्सो के बारे में आपको पता होना चाहिए कि बिलो द 18, 18 का जो एज है उससे कम का अगर कोई पर्सन है तो उसको एज ए चाइल्ड के रूप से डिसाइड है वो किया जाता है। फर्स्ट एक तो जानकारी आपको ये होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे चिल्ड्रन का कोई यूनिफॉर्म जो एज है वो नहीं है। जैसे कि कुछ दिनों पहले हमने रीड किया था जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जिसके अंदर में आप देखिए कि 16 से बिलो अगर कोई पर्सन है, 16 से कम का कोई पर्सन है तो वो यहाँ पे चाइल्ड है। हमारा जो चाइल्ड पॉलिसी है वो डिफरेंट एज ग्रुप को कंसीडर करता है। हमारा जो यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स के अंदर एजुकेशन को जो बताया गया है उसके अंदर में आप देखिए कि 6 to 14 है उसको यहाँ पे एज ए चिल्ड्रन के रूप से कंसीडर किया गया। चाइल्ड का कोई यूनिफॉर्म डेफिनेशन है वो नहीं है, एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन है वो होना चाहिए। बिलो द 18 है या बिलो द 16 है जो पर्सन है उनको यहाँ पे चाइल्ड के रूप से कंसीडर करना है। तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस के अंदर में 18 से कम का कोई पर्सन है तो वो चाइल्ड है और उसके अगेंस्ट में कोई भी यहाँ पे असोल्ट का कोशिश किया जाता है तो उसको रोकने के लिए ये एक्ट है वो एग्जिस्टेंस में आया था। अब बैकलॉग हैं वो क्लियर किए गए हैं। एनसीआरबी नेशनल जुडिशल जो डाटा ग्रिड है उनके थ्रू यहाँ पे उनके जो डाटाज हैं उसके थ्रू जो केसेस को ट्रैक है वो किया जाता है। नेक्स्ट आप देखिए कि एक जो एडवोकेट हैं अपना जो उनका जो एडवोकेट का जो ड्यूटी है उसको परफॉर्म कर रहे थे उसी दौरान में उनके अगेंस्ट में असोल्ट होता है और आप देखिए कि उनको इलीगल वे के अंदर डिटेन्ड है वो भी किया गया। ये उनके द्वारा एक पेटिशन है वो फाइल हुआ है आर्टिकल 32 के थ्रू। फंडामेंटल राइट का वायलेशन के रूप से आप राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के रिगार्डिंग ये पेटिशन है उसको फाइल कर सकते हो। कोर्ट ने यहाँ पे उन पर्सन से ये भी क्वेश्चन पूछा है कि आप जो हैं वो हाई कोर्ट के लिए अप्रोच हैं वो क्यों नहीं किए, क्योंकि हाई कोर्ट के थ्रू भी तो आपको यहाँ पे अप्रोच का राइट है। आर्टिकल 226 के थ्रू कोई किसी भी तरीके से आपको डिटेंड करने का कोशिश किया गया हो, कस्टोडियल असोल्ट करने का कोशिश किया गया हो वुमेन एडवोकेट के अगेंस्ट में या किसी भी पर्सन के अगेंस्ट में, तो आप यहाँ पे पेटिशन को फाइल कर सकते हो। स्टूडेंट्स की क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। अब देखिए कि एक तो हमारे यहाँ पे जो पुलिस स्टेशंस हैं उसके रिगार्डिंग में रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि जो पुलिस स्टेशंस है वहाँ पे सीसीटीवी जो कैमरा है उसका प्रेजेंस ना होना। सीसीटीवी कैमराज है उनका कंप्लीटली प्रेजेंस है वो नहीं है। हमारी कंट्री के द्वारा भी आप देखिए कि यूनाइटेड नेशन का जो कन्वेंशन है, कन्वेंशन अगेंस्ट द टॉर्चर, उस कन्वेंशन को रेटिफाई है वो नहीं किया गया है। कंटिन्यूस आपको काफ़ी बार हम किसी फॉरेन से आप देखिए कि पर्सन को एक्स्ट्राडिट करके लेके आते हैं तो फॉरेन का एजेंसी यही ऑब्जेक्ट किया करती हैं। इस कंट्री के अंदर में कस्टोडियल टॉर्चर के केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। यूएन का जो कन्वेंशन है कस्टोडियल टॉर्चर के अगेंस्ट में उसको रेटिफाई है वो भी नहीं किया गया। कुछ हमारे जो केसेज हैं जैसे कि डी के बासु केस है या अदर अदर जो केसेज हैं जिसमें कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि कस्टोडियल जो टॉर्चर है वो नहीं होना चाहिए किसी भी पर्सन के अगेंस्ट में। हमने इस कन्वेंशन को तो नहीं रिकॉग्नाइज किया है, नहीं रेटिफाई किया है, बट आप देखिए कि सिमिलर जो ह्यूमन राइट के जो अदर यहाँ पे कन्वेंशन हैं उनको हमने रेटिफाई भी किया है, उनको हमने रिकॉग्नाइज भी किया है। जैसे कि 1948 के समय में यूनाइटेड नेशन का जो डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट का जो यहाँ पे प्रपोजल आता है उसको आप देखिए कि इंडिया के द्वारा उसको एंडोर्स किया जाता है। फिर 1976 के समय में 1976 के समय में इंटरनेशनल कोविनेंट है ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट है उसको भी इंडिया के द्वारा प्रमोट है वो किया जाता है। बट अभी ये जो टॉर्चर के अगेंस्ट में जो कन्वेंशन है वो रेटिफाई नहीं हुआ है। तो बेसिकली आप देखिए कि ऐसा ही एक सिमिलर केस राजस्थान के वहाँ पे भी आया था जब लॉयर के द्वारा जो पुलिस पर्सन है उनसे क्वेश्चन किया गया तो आप देखिए उनके अगेंस्ट में भी जो असोल्ट होता है फिर उसका वीडियो रिकॉर्ड होने की वजह से वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में वो प्रमोट हुआ और आप देखिए कि जो पुलिस पर्सनल हैं उनके अगेंस्ट में एक्शंस हैं वो लिए गए। हमारा जो पुलिस फोर्स है डेट शुड बी द सेंसिटिव होना चाहिए। वो यहाँ पे कोई भी पर्सन उनको अप्रोच करता है तो इजीली वे के अंदर अप्रोच कर सके, अगर वो सेंसिटिव अप्रोच को यहाँ पे सेंसिटिव वे के अंदर में कैरी आउट करते हैं। हमारे स्टूडेंट जो पोर्ट के जो एरियाज हैं उसके रिगार्डिंग में एक डेडिकेटेड बॉडी है, एक स्टेचुटरी डेडिकेटेड बॉडी को क्रिएट किया जाएगा जो कि
मर्चेंट शिपिंग एक्ट के थ्रू क्रिएट होगा। जो मर्चेंट शिपिंग एक्ट है 2025 का, उसके थ्रू ये बॉडी है वो क्रिएट होगा। बॉडी का नाम क्या रहेगा? ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी। ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी। अभी किसके सिमिलर किसके किसके सिमिलर इसको डेवलप किया जाएगा? जैसे कि सिविल एविएशन के अंदर में हम देखते हैं ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन जो सिक्योरिटी है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी जो है उसके सिमिलर काइंड में इसका डेवलपमेंट है, ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी है उसका रहेगा। कुछ दिनों पहले हमने रीड किया था कि जो CISF है, जो कि हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स हैं उनकी सेफ्टी के रिगार्डिंग में ये इम्पोर्टेंट एक फोर्स है। तो CISF को रिकॉग्नाइज किया गया था सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजर के रूप से। जो सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजर हैं उनके रूप से रिकॉग्नाइज भी किया गया था रिसेंटली कि मेजर पोर्ट्स के वहाँ पे जो सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड किया जाएगा CISF के द्वारा। अब आपको यहाँ पे क्या बेसिक पता होना चाहिए कि हमारे जो मेजर पोर्ट हैं वो तो आप देखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के डोमेन के अंदर हुआ करते हैं। तो जो माइनर पोर्ट हैं वो कि स्टेट गवर्नमेंट के डोमेन में हुआ करते हैं। मेजर पोर्ट हैं वो कौन कौन से हैं हमारी कंट्री के अंदर में? तो एक बार मेजर पोर्ट को हम मैपिंग के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, और किसी भी एरिया को अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप भी मैपिंग के ऊपर ही किया कीजिए। आप देखिए कि कांडला का एक पोर्ट है फर्स्ट, तो हमारे यहाँ पे कांडला पोर्ट है। कांडला पोर्ट का जो नाम है वो क्या है? उसका नाम है स्टूडेंट्स बेसिकली यहाँ पे दीनदयाल पोर्ट। NDA के पेपर के अंदर में UPSC ने एक क्वेश्चन पूछा था 2020 के समय में कि जो दीनदयाल पोर्ट रिसेंटली रीनेमिंग हुआ है वो किस पोर्ट का नाम था? कांडला पोर्ट का नाम है दीनदयाल पोर्ट। फिर मुंबई का पोर्ट है, फिर आप देखिए कि मुंबई पोर्ट है। मुंबई के वहाँ पे ही सिचुएटेड है JNPT जवाहर नेहरू जो पोर्ट है हमारा, काफ़ी लार्जेस्ट वे के अंदर कार्गो है वो रिसीव होता है। JNPT के बाद में स्टूडेंट्स आपको गोवा के वहाँ पे मुर्मू गांव मिलेगा। गोवा के वहाँ पे मुर्मू गांव नाम का जो पोर्ट है वो मिलेगा आपको। फिर आप देखिए कि न्यू मैंगलोर है, मैंगलोर जो कि कर्नाटका के वहाँ पे है। न्यू मैंगलोर ये कोंकण का एरिया है बेसिकली। फिर कोची के अंदर में पोर्ट है वो सिचुएटेड है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, कांडला पोर्ट जिसका नाम क्या है? दीनदयाल है। फिर आप देखिए कि मुंबई पोर्ट है, JNPT है, मुर्मू गांव जो गोवा के अंदर में है, न्यू मैंगलोर जो कर्नाटका के अंदर है, और स्टूडेंट्स कोची का पोर्ट है। अब ये जो मुर्मू गांव है गोवा का है। गोवा भी आप देखिए कि कल उसका लिबरेशन डे भी था कि गोवा जब इंडिया के अंदर में इंक्लूड होता है ऑपरेशन विजय के थ्रू, तो कल जो 19 दिसंबर है उसके लिबरेशन डे के रूप से ऑब्जर्व हुआ करता है। फिर अगर हम बात करें हमारा जो ईस्टर्न कोस्ट का एरिया है वहाँ पे, तो फर्स्ट आप देखिए कि जो तुतीकोरिन पोर्ट है जिसको कि VO चिदम्बरम पिल्लई पोर्ट के नाम से भी जाना करते हैं, तो तुतीकोरिन पोर्ट है। तुतीकोरिन हमारा यहाँ पे जो नेशनल स्ट्रीमिंग जो सर्विस है जो यहाँ पे शुरू होती है VO चिदम्बरम पिल्लई के द्वारा उसको स्टार्ट किया जाता है। फिर स्टूडेंट्स मद्रास पोर्ट है, मद्रास पोर्ट जिसको कि चेन्नई पोर्ट के नाम से भी जानते हैं, और उसी के नियर बाई एरियाज के अंदर में सिचुएटेड है एन्नोर पोर्ट। क्या कौन सा पोर्ट है स्टूडेंट्स? एन्नोर पोर्ट, और इसका नेमिंग क्या है? कामारजार पोर्ट के नाम से इसको जानते हैं। उसके नॉर्दर्न के अंदर में विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम है, पारादीप है, फिर पारादीप है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एरिया है। और फिर आप देखिए कि यहाँ पे जो SP मुखर्जी कोर्ट भी इसको बोला करते हैं, और या ये कोलकाता पोर्ट है, हल्दिया पोर्ट है, डिफरेंट डिफरेंट इसके नेमिंग है। SP मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से भी इसको जानते हैं। अभी एक नया पोर्ट को डेवलप करना है महाराष्ट्र के वहाँ पे, वदावन पोर्ट। वादावन पोर्ट है जिसको नया डेवलप करना है जो मेजर पोर्ट के रूप से। और अंडमान एंड निकोबार के अंदर में जो पोर्ट ब्लेयर है वहाँ पे भी हमारा एक मेजर पोर्ट है वो सिचुएटेड है। तो ये कुछ हमारे मेजर पोर्ट एरियाज हैं जो आपको पता होना चाहिए। रिसेंटली हमने केरल के रिगार्डिंग में भी एक पोर्ट एरिया को रीड किया था, केरला के वहाँ पे भी जो केरल गवर्नमेंट का है, क्योंकि हमारा सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो पास करता है हमारे कंट्री के नियर बाई एरियाज से। और कोलंबो के अंदर में जिस तरीके से कार्गो को डील किया जाता है वैसे ही हमारा भी पोर्ट एरिया है वो डेवलप हो। तो केरल के वहाँ पे जो पोर्ट अभी डेवलप हुआ है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू, उसका नाम है वो क्या है? विजिंजिम नाम से उस पोर्ट को जाना करते हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि इन स्पेस नाम का जो हमारा एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस के अंडर में, तो बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कहा गया डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में है, सॉरी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में है।
तो इस ऑर्गेनाइजेशन का जो नेमिंग है वो क्या है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। इनका बेसिक प्रपोजल ये है कि हर एक इंस्टीट्यूशन, मैक्सिमम एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर में हमें लैब्स को सेटअप करना चाहिए, जिससे कि हम मोर साइंटिफिक एडवांसमेंट को कर सकें, चिल्ड्रंस को अट्रैक्ट कर सकें साइंटिफिक रिसर्च के रिगार्डिंग में। इसरो जिसका कि रिलायबिलिटी है, एक क्रेडिबिलिटी है स्पेस के सेक्टर के अंदर में। तो आप देखिए कि यूएस का जो सैटेलाइट है उसको लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा। पहले भी हमने काफ़ी सारे कंट्रीज के जो सैटेलाइट हैं उनको लॉन्च किए हैं। हमारा क्रेडिबिलिटी स्पेस सेक्टर के अंदर में इमर्ज होता है इसके थ्रू में। अभी हमने यूएस के साथ में मिलके आप देखिए कि नाइसर नाम का भी एक सैटेलाइट है जिसको कि लॉन्च किया है नासा इसरो। सिंथेटिक अपार्चर रडार है, 5 ईयर का इसका लाइफ टाइम है, और मोर वे के अंदर में अर्थ का जो ऑब्जर्वेशन है वो किया जा सके नाइसर सैटेलाइट के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, डंकी का जो रूट है जिसको डोंकी या डंकी रूट के नाम से जाना करते हैं, तो उस रूट के थ्रू जाने वाले जो पर्सन हैं, जिसके जो एजेंट्स जो हुआ करते हैं, ईडी के द्वारा सर्च किया गया और कैश एंड गोल्ड है उसको कि यहाँ पे सीज है वो किया गया है। अब आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि यूएस के लिए जाने वाला जो डोंकी रूट है उसके कुछ कंट्रीज आपको पता होना चाहिए। काफ़ी बार आप देखिए कि कोलंबिया के वहाँ पे ही जो फ्लाइट है वो पहुँचता है, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज के थ्रू यहाँ पे जो पर्सन है जो माइग्रेशन है वो किया करते हैं। तो एक बार हम उन कंट्रीज को यहाँ पे रिवाइज करेंगे। फर्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे कोलंबिया है, कोलंबिया है जो कि लैटिन अमेरिका का पार्ट है। अब यहाँ पे आप देखिए कि कुछ सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं वो सिचुएटेड हैं। यहाँ पे आपको फर्स्ट आपको मिलता है पनामा। फर्स्ट आपको कौन सा मिलता है, पनामा। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस्तुमस ऑफ पनामा है, पनामा कैनाल भी अभी रिसेंटली न्यूज में था। तो ये पनामा है, इस्तुमस ऑफ कैनाल है जो कनेक्ट करता है बेसिकली सेंट्रल अमेरिका के साथ में कोलंबिया को। नेक्स्ट आप देखिए कि पनामा के बाद में फिर आपको मिलता है कोस्टा रिका। कोस्टा रिका है, कोस्टा रिका के बाद में निकारगुआ है, निकारगुआ है। निकारगुआ के बाद में आप देखिए कि एक पार्ट के अंदर में तो सिचुएटेड है होंडुरस, होंडुरस है, और एक पार्ट के अंदर में है अल सल्वाडोर, एल सल्वाडोर है। एल सल्वाडोर के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में फिर ग्वाटेमाला है, ग्वाटेमाला है, और ग्वाटेमाला के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर यहाँ पे ईस्टर्न पार्ट में बेलीज नाम का जो कंट्री है वो सिचुएटेड है। तो बेलीज जो है वो आप देखिए कि कैरिबियन के अंदर ही एरिया शेयर करता है, और मैक्सिमम कंट्रीज हैं जो कि पैसिफिक एंड कैरिबियन बोथ एरियाज के अंदर में उनका एरिया है वो हुआ करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, फॉरेस्ट राइट का जितना भी सर्विस है, जितना भी वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जिनको कि ऑनलाइन एक पोर्टल के ऊपर में किया जाएगा, ये गवर्नमेंट का एक प्रपोजल है। अभी ड्राफ्ट के रूप से जो तरंग पोर्टल है उसको डेवलप किया गया है। तो बेसिकली आप देखिए कि गवर्नमेंट का ये प्रपोजल रहा है यहाँ पे फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में। फॉरेस्ट राइट एक्ट जो कि 2006 के समय आता है। फॉरेस्ट राइट एक्ट के थ्रू आप देखिए कि क्या किया गया था, ऐसे जो फॉरेस्ट डेवलपर कम्युनिटीज हैं जिनके की राइट है उसको रिकॉग्नाइज किया गया। एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग में क्या यहाँ पे होना चाहिए कि जो पर्सन है जो फॉरेस्ट डेवलिंग कम्युनिटीज हैं उस सेक्शन से बिलोंग किया करते हैं। अब देखिए कि जो 13 दिसंबर है, 13 दिसंबर 2025, उससे पहले वो पर्सन है फॉरेस्ट एरिया के ऊपर उसका डिपेंडेंस वो होना चाहिए। 75 ईयर्स का उसका रिलेशन है वो यहाँ पे होना चाहिए। 3 जनरेशन मिनिमम आप देखिए कि उसका फॉरेस्ट एरिया के साथ में कनेक्टिविटी हो। सेकंड आप देखिए कि कितना जमीन उनको अलोकेट किया जाएगा, 4 हेक्टेयर जो जमीन है वो मैक्सिमम जमीन है जो उनको अलोकेट है वो किया जाएगा। ग्राम सभा है वो हाईएस्ट अथॉरिटी है, ग्राम सभा को हाईएस्ट अथॉरिटी है यहाँ पे डिसीजन के रिगार्डिंग में। ये जो जमीन उनको जो दिया जाएगा उसको वो ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, किसी को बेच भी नहीं सकते हैं। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को वो जा सकता है, बट आप देखिए कि किसी अदर पर्सन को सेल नहीं कर सकते, जिससे कि उनका यहाँ पे जो प्रॉपर जमीन का परचेज है वो ना हो सके। तो ये फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए। चाइल्ड ट्रैफिकिंग वन ऑफ द आप देखिए कि डिस्टर्बिंग एक रियलिटी है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको ऑब्जर्व किया। आर्टिकल 23 आपको पता होना चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि ट्रैफिकिंग है या फोर्स लेबर है उसको डील किया करता है, आर्टिकल 23।
अब चाइल्ड ट्रैफिकिंग के अंदर में कार्टल्स हैं वो वर्क किया करते हैं, चाइल्ड को यूज किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट वेज के अंदर में। और काफ़ी बार आप देखिए कि जो विक्टिम पर्सन है उनके द्वारा ही यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाए केस के अंदर में, तो चाइल्ड को विक्टिमाइजेशन या डिफरेंट वेज हैं जिसको बताया गया, जिसकी वजह से जो ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व पर्सन है उनको भी जो कन्विक्ट है वो नहीं किया जाता है। आर्टिकल 23 आपको पता होना चाहिए। बचपन बचाओ आंदोलन के अंदर में हमारे एक इम्पोर्टेंट पर्सन है कैलाश सत्यार्थी, जिनको कि नोबेल प्राइज भी मिला है, तो जिन्होंने आप देखिए कि चिल्ड्रंस का जो बचपन है उसको बचाने के लिए काफ़ी सारे कोशिश किए हैं। काफ़ी बार उनके ऊपर में अटैक भी होते थे उस इनिशिएटिव के दौरान में। तो ये कैलाश सत्यार्थी का जो नेम है वो आप यूज कर सकते हो अपने आंसर्स के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं उनको भी प्रमोट करने का ज़रूरत है। WHO का ये जो सेकंड मीटिंग हुआ है ट्रेडिशनल मेडिसिन की रिगार्डिंग में, सबमिट ऑन द ट्रेडिशनल मेडिसिन, तो ये आप देखिए कि उसका डायलॉग डिस्कशन उसको प्रमोट है वो करता है और उसका यूज है वो भी यहाँ पे इंक्रीज होगा। हमारे कंट्री के अंदर में WHO का आप देखिए कि जो ग्लोबल सेंटर है ट्रेडिशनल मेडिसिन का वो कहाँ पे है, गुजरात के अंदर में जामनगर का जो एरिया है, गुजरात के अंदर में क्या है, जामनगर, वहाँ पे ट्रेडिशनल मेडिसिन का जो सेंटर है वो सिचुएटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, जो CSR है, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको आप देखिए कि सिर्फ अदर एरियाज के अंदर ही इंगेज ना हो, उसका उसका यूज है वो इकोसिस्टम के रिस्टोरेशन के रिगार्डिंग में भी किया जाए। वैसे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आर्टिकल जो 51A है जो फंडामेंटल ड्यूटीज के पर्सपेक्टिव से है, फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर में जी नाम का जो सब क्लोज है जो मेंशन करता है यहाँ पे, एवरी सिटीजन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एवरी सिटीजन का ड्यूटी है, एवरी सिटीजन का रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी है कि वो प्रोटेक्ट करे, कि वो प्रोटेक्ट करे और इम्प्रूव करे नेचुरल इन्वायरमेंट को, नेचुरल वाटर बॉडीज को वो प्रोटेक्ट करे, इम्प्रूव करे, ये उसका ड्यूटी है आर्टिकल 51A के अंडर में जो जी क्लोज है वहाँ पे। बेसिकली ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के रिगार्डिंग में एक पेटिशन के अंदर में ये डिस्कशन किया गया है कोर्ट के द्वारा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि राजस्थान का स्टेट बर्ड है, राजस्थान का स्टेट बर्ड है, और राजस्थान के वहाँ पे ही जो डेजर्ट नेशनल पार्क है जहाँ पे इनका 40-50 के आसपास पॉपुलेशन है वो रहा करती है। अब देखिए वन काइंड ऑफ हैवीएस्ट ये बर्ड है, हैवी इनका जो वजन है वो काफ़ी हुआ करता है, तो हैवीएस्ट फ्लाइंग ये बर्ड है, उड़ा करता है। नैरो जो विजन, जो फ्रंटल विजन है वो काफ़ी नैरो हुआ करता है, इनका काफ़ी कम दिखता है इनको सामने से। तो काफ़ी बार उस एरिया से रिन्यूएबल एनर्जी के रिगार्डिंग में जो आप देखिए कि सोलार के जो प्लांट्स हैं, जो वहाँ पे विंड टर्बाइन है, उनके साथ में इनका कोलिजन होने की वजह से डेथ है वो हुआ करता है। हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है, कहाँ पे रहा करता है, ग्रासलैंड एंड सेमी ग्रासलैंड का एरिया हुआ करता है, ड्राई एंड सेमी ड्राई जो एरिया है वहाँ पे रहते हैं। राजस्थान गुजरात के अंदर में इनका पॉपुलेशन है वो पाया जाता है। बचाने के लिए गोडाउन प्रोजेक्ट है वो भी चलाया गया। IUCN का जो स्टेटस है वो क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 के अंदर में इनको प्रोटेक्ट किया गया है। और आप देखिए कि आयु जो साइट्स का जो अपेंडिक्स 1 है वहाँ पे भी ये प्रोटेक्टेड हैं। प्रिजन जो कि एक स्टेट सब्जेक्ट है, बट प्रिजन्स के अंदर में जो प्रिजनर्स रहा करते हैं जो पुअर कंडीशन के अंदर में है, फाइन उनको पे नहीं कर सकते, तो सेंटर के द्वारा गाइडलाइंस को रिवाइज किया गया जिससे कि उनको किसी तरीके से सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जा सके। अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो थ्री जो कंट्रीज हैं उसके विजिट के लिए गए थे। कौन कौन से कंट्रीज, एक तो कंट्री है जॉर्डन, एक कंट्री है इथोपिया, इथोपिया कहाँ है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर में, और एक है स्टूडेंट्स ओमान। अब आप देखिए कि 3 कंट्रीज के अंदर में जो हमारा विजिट हुआ है, एक तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज को हमने मेन कंसिडरेशन के अंदर में रखा है। सेकंड आप देखिए कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका को भी हम यहाँ पे कंसिडरेशन के अंदर में रखे हैं कि जिससे कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो US का वहाँ पे जिस तरीके से अनप्रेसिडेंट जो डेवलपमेंट हुए हैं, टैरिफ को इंक्रीज करना इंडिया के अगेंस्ट में, ये नए डोमेन के रूप से इमर्ज हो सकते हैं हमारे प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग में ये कंट्रीज। और US का जिस तरीके से जो अनप्रेसिडेंट डिप्लोमेटिक जो डेवलपमेंट है इस एरिया के अंदर में, जैसे कि आप देखिए ईरान के वहाँ पे जो स्ट्राइक होना, ईरान के वहाँ पे स्ट्राइक के अलावा आप देखिए कि जो अब्राहम अकॉर्ड है उसको कंटिन्यूस पुश करना, तो इंडिया ने इस नए डोमेन के साथ में अपने इंगेजमेंट है उसको बूस्ट किया है। अभी रिसेंटली जो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का जो डील हुआ उसके बाद में भी हमें इस एरिया के अंदर में हमारे कोऑपरेशन है उसको बूस्ट करने का ज़रूरत था।
बट स्टूडेंट जिस तरीके से चाइना का डोमिनेशन इमर्ज हुआ है तो उसको उसको देखते हुए हम एक जो जो भी स्टेप्स हम कैरी आउट करें तो काफ़ी केयरफुली मैनर के अंदर में हमें इंगेजमेंट है वो यहाँ पे करना होगा। इथोपिया के बारे में मेंशन है कि इथोपिया के साथ में हमारा जो ट्रेड के अंदर में काफ़ी सारा गैप है तो ट्रेड गैप को हम यहाँ पे बूस्ट कर सकते हैं। इथोपिया हमारे प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग एक मार्केट है वो इमर्ज हो सकता है जो अभी तक हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल वे के अंदर ही इथोपिया के साथ में कोऑपरेशन है। इथोपिया एक इमर्जिंग कंट्री भी है, ब्रिक्स का मेंबर भी है, तो इस रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कशन है वो किया गया। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स श्रीलंका में जिस तरीके से साइक्लोन दितवा की वजह से जो इम्पैक्ट हुआ है उसके बारे में डिस्कशन है कि श्रीलंका में ये जो इम्पैक्ट हुआ उसका किस तरीके से आप देखिए कि जो उसको रिकंस्ट्रक्ट है वो किया जाना है। हमारी गवर्नमेंट ने ऑपरेशन सागर बंधु के थ्रू उनको रिलीफ है वो प्रोवाइड किया था। डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस इंपॉर्टेंट है, अगर किसी भी कंट्री को अपना डिफेंस सेक्टर के अंदर में इंडिजीनियस वे के अंदर डेवलपमेंट है वो करना है। कुछ हमारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को भी डेवलप करने का आप देखिए कि प्रपोजल था, बजट के अंदर में अनाउंस भी किया गया था, एक तमिलनाडु के वहाँ पे, एक उत्तर प्रदेश के वहाँ पे, कि जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं डिफेंस सेक्टर के उनको डेवलप है वो किया जाए। हमारी कंट्री का भी आप देखिए कि एस्पिरेशन है 2047 के समय विकसित भारत के स्टेटस को अचीव करना, और डिफेंस सेक्टर के अंदर में जो हमारा इंडिजीनियस प्रोडक्शन है उसको हम यहाँ पे इंडिजीनियस जो प्रोडक्शन है उसको हम यहाँ पे बूस्ट है वो कर सकें। नेक्स्ट अगर हम बात करें गजा स्ट्रिप के अंदर में जो फेमाइन का सिचुएशन था वो तो रिड्यूस हुआ है, ये यूएन के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया। फेमाइन सिचुएशन ओवर हो चुका है जब से वहाँ पे पीस का इस्टेब्लिशमेंट है वो आया है। पाकिस्तान के द्वारा एक पर्सन को अरेस्ट किया गया है, खोरासन का लीडर के रूप से वो पर्सन हुआ करते थे तो उनको अरेस्ट किया गया है। टॉप यहाँ पे जो वायलेंस के रिगार्डिंग जो पर्सन है। फिर आप देखिए कि स्टूडेंट्स नेक्स्ट यहाँ पे जो फ्लड के बारे में मेंशन किया गया यूनाइटेड अरब अमीरात के, वहाँ पे जो हैवी रेनफॉल की वजह से फ्लड का सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ है। और ये यूरोपियन यूनियन के बारे में है, यूरोपियन यूनियन के द्वारा यूक्रेन को जो लोन है वो प्रोवाइड किया जाएगा जिससे कि यहाँ पे जो कि अपना डेवलपमेंट है, अपना रीस्ट्रक्चर है वो उसको कैरी आउट कर सकें। और बांग्लादेश की सिचुएशन के बारे में मेंशन है वो किया गया। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।